और ये देखें, ये मेरे किचन में कुछ है, मेरे किचन में कुछ है। शेड ऑफ दिख रहा है, ये कोई चीज़ है जो चल रही है। ओह नो, इतना क्लियर है ये आज। इसको जूम करते हैं। ओह नो, देखें कुछ है इसके हाथ में, किस तरह से है कोई चीज़। ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान के कुछ लोग होते हैं ना, रेगिस्तान की औरतें कपड़े पहनती हैं, ये कोई औरत है इस तरह की, इस तरह से चल रही है। यार ये क्या चीज़ है। Alright friends, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो के एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशिर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिल्कुल आप लोग सही हैं कि काफ़ी दिन हुए स्टोरी अपलोड नहीं हुई। लास्ट वीक हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम्स में आ गए थे। क्या है कि हमारे जो एरिया है सिंध का, उसमें बहुत सीवियर फ्लड्स का सिलसिला चल रहा था, बारिशों का सिलसिला चल रहा था। तो कुछ हम लोग भी नेकी के काम में आ गए। हाँ, जद में नहीं है, नेकी के कामों में आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेकी की और गले में नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सिस्टम्स हमारे कुछ वक्त बंद रहे थे, तो जैसे हमने अब सिस्टम्स ऑन किए तो उसके बाद वो नमी की वजह से जो है वो हमारे दोनों पीसीस ख़राब हो चुके थे। तो खैर वी आर बैक अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों को रेगुलर स्टोरीज़ मिलेंगी। जो गलती हुई उसके लिए माजरत। सर लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। आशी भाई, हमारी एक व्यूअर है लाड़काना से, और वो हमें फॉलो करती हैं काफ़ी अरसे से, और फिर वो जो है हमारे साथ, मेरे साथ इंस्टा पर भी मुझे भी फॉलो करती हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाड़काना बेस्ड मेरे साथ शेयर की। तो मैंने सोचा मैं वो सारी जो भी उन्होंने 2 स्टोरीज़ मुझे बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक तो ये कि वो बताती हैं कि उनके कज़न्स जो हैं उन्होंने ये स्टोरी उनको बताई थी, या उनकी खाला ने बताई थी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी जो खाला है वो जिस एरिया में रहती है वहाँ पर एक गरीबों की बस्ती है, वहाँ पे शर कास्ट के लोग रहते हैं ज़्यादा तौर पर। और शर कास्ट के जो लोग हैं वो बेसिकली उनकी जो औरतें हैं वो लोगों के घरों में कामकाज भी करती हैं लाड़काना में। तो हमारे कज़न्स जो हैं उस बस्ती से के करीब एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो कहने लगे कि एक दिन मेरे कज़न्स वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस बस्ती से एक बच्चे की मैयत लेके जा रहे हैं। वो शर कम्युनिटी जो है, जो शर कास्ट के लोग हैं, वो बच्चे की मैयत लेके जा रहे हैं। बच्चा हार्डली कोई 8 से 10 महीने का होगा। और कहने लगे कि हमने देखा कि वो जा रही है, ठीक है वो, और कब्रिस्तान भी उस ग्राउंड के थोड़ा सा करीब ही है। तो कहने लगे कि जी कुछ अरसे के बाद पता चला कि जी ये बच्चा जो है, हुआ ये कि वहाँ पे उस बच्चे की माँ काम पर गई हुई थी घर पे किसी पे, और बाप घर पर ही मौजूद था। तो झुग्गी में आग लग गई थी। ओए, तो आग लग गई थी तो उसमें वो बच्चा जो है वो झुलस कर मर गया। बाप झुग्गी छोड़ के भागा था, बाप के दिमाग में नहीं था कि बच्चा कोई घर में ही, लेकिन बच्चा वो जो याद है तुम्हें जो चारपाई में दुपट्टा या चादर लगा के झूला बना देते हैं, झुल सिंधी में हम लोग कहते हैं, तो उसमें बच्चा डला हुआ था। बहरहाल बच्चे की डेथ हो गई, आग में जल गया वो। इस तरह से माँ भागती हुई आई, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। तो कहने लगे ये वाक़या हो गया। अच्छा, उसके करीब ही मतलब एक कब्रिस्तान, फिर उसके करीब एक दरगाह है, दरगाह बनी हुई है। तो कहने लगे कि हम अक्सर फिर रात को उस दरगाह पर भी जाते हैं। तो वो कज़न्स जो है वो दरगाह पर गए, तो टायरों में मट्टी वट्टी लग गई। तो उन्होंने क्या किया कि एक साइड पे पानी का जैसे लगा हुआ होता है नल, या वो हैंड पंप या इस तरह की कोई चीज़ होगी, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की कि हम चलो
गाड़ी के टायर धो लेते हैं और फिर उसके बाद हम घर चलते हैं। इन्होंने वहाँ पर गाड़ी पार्क की, गाड़ी पार्क करके ये टायर धोने, तो देखा कि दरगाह के अंदर से या कब्रिस्तान से 2 बिल्ले भागते हुए और लड़ते हुए इनकी गाड़ी के नीचे आ गए, नीचे चले गए और वहीं पर गायब हो गए। अच्छा, अब इनको नज़र नहीं आया वो बिल्ले कि वो गाड़ी के अंदर नीचे गए, तो उसके बाद वो कहाँ गए, क्योंकि ये तो टायर ही धो रहे थे। बोला हम लोग डर गए ये देख के कि यार ये क्या हो गया। वो तो हमने अपनी आंखों से देखा, लड़ते हुए आए और गाड़ी के नीचे गए और गायब हो गए। इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठे, अब इनसे गाड़ी स्टार्ट ना हो, घबराहट में इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। बैठे तो गाड़ी से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, गाड़ी के अंदर से। और बच्चा कौन सा, वही बच्चा, उसी तरह का, उसी एज का बच्चा जिसके रोने की आवाज़ें, जिसकी डेथ हुई थी। क्या लगे, जैसे तैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की, होश अपने कंट्रोल में करके हमने वहाँ से गाड़ी निकाली। जब गाड़ी निकाली हमने, तो तकरीबन आधा किलोमीटर तक या 1 किलोमीटर तक उस बच्चे के रोने की आवाज़ हमारी गाड़ी से आती रही। लेकिन जब हमने उस रेडियस का दायरा क्रॉस किया, वहाँ से निकल गए, तो वो आवाज़ फिर बंद हो गई। वो बच्चा कौन था, वो बिल्ले कौन थे, दरगाह से या कब्रिस्तान से भागते हुए आए, गाड़ी के नीचे गए, गायब हो गए, क्या चक्कर था, बोला आज तक हमें समझ में वो बात नहीं आई। एक तो इन्होंने ये स्टोरी शेयर की। दूसरी इन्होंने एक बड़ी मज़े की स्टोरी शेयर की, जो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। कहती है कि हमारा एक दूर का रिश्तेदार है और वो ऑटो चलाता है, लाड़काना में ही रिक्शा चलाता है। तो वो क्या करता है कि रात को 2:30-3 बजे बोलान वहाँ से गुज़रती है, आके रुकती है स्टेशन पर लाड़काना के, और वहाँ से बोलान जो ट्रेन जो है वो वहाँ से गुज़रती है, सवारियाँ आती हैं, ये उठाता है और अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। तो उस रात ये खड़ा था, तो एक औरत आई दुल्हन के लिबास में और इसके पास आके खड़ी हुई कि मुझे ले चलो। तो इसने बोला कि मुझे बताओ मैं कहाँ छोड़ूं तुम्हें, और देख रहा है कि वो दुल्हन के लिबास में है औरत। यस ऑफ कोर्स। तो समझ गया कि ये किस्सा दूसरा है। उसने बोला मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ, तुम सिर्फ मुझे लेके चलो। ये जनाब बैठ गई उनके साथ रिक्शा में। अब वो रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट की और ऑटो स्टार्ट की और वो ले गया। कहते हैं कि वो जाके एक कब्रिस्तान के दरवाजे पर, जिस तरह कब्रिस्तान की एंट्रेंस होती है ना, वहाँ पे ऑटो रुकवाई, वहाँ पर उतरी वो औरत और उसको जो उसके पैसे बनते थे, 100-200 जो भी बनते थे, वो उसको दिए और वहाँ से वो फिर कब्रिस्तान के अंदर चली गई। ओके। कहता है कि वो औरत जो थी पूरी दुल्हन बनी हुई थी और उसका पूरा जिस्म जो था वो जेवरात से लदा हुआ था। इतने जेवर उसने पहने हुए थे। अब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ, अकेली औरत रात को, दुल्हन और गोल्ड पूरा, कहीं भी कोई ऐसे नहीं निकलता, तो वो कोई और चीज़ ही थी जो ये दूसरा इन्होंने इसको फेस किया एक्टिविटी को। तो ये 2 इंसिडेंट हमारे उस व्यूअर ने हमारे साथ शेयर किया। अच्छा, ये इन्होंने अपनी आईडी छुपाने के लिए कहा है? बिल्कुल। अच्छा, इनसे ज़रा गुजारिश है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एक स्टोरी में। एक तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 साल का बच्चा वो जिसकी डेथ हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब 8 से 10 साल का बच्चा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो झुल में झूल नहीं सकता है, क्योंकि झुल होती है छोटे बच्चे के लिए, तकरीबन 2.5-3 साल का बच्चा झुल में झूल सकता है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं बेसिकली उनके बच्चे ना। बिल्कुल, जैसे आपने थर के बच्चे देखे माल न्यूट्रिशन के शिकार है, तो पॉसिबल है कि वो उस तरह का कोई, लेकिन 8-10 साल का फिर भी मुझे 9 महीने का, साल नहीं, मंथ्स का। अच्छा, 8 से 10 महीने, फिर ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ आपने जो बताई कि वो जो ट्रेन थी, ट्रेन का नाम बोलान था, बोलान एक्सप्रेस, वो जो वहाँ से गुजरती है, वो ट्रेन का नाम है। अच्छा, मैं समझा कि वो बुलान जो गाड़ी होती है सुजुकी वाली। अच्छा चलें, ये तो 2 स्टोरीज थी। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग स्टोरीज। वहाँ पर ये बताती हैं कि उस दरगाह से लोगों ने काफ़ी बार 2 जोड़े भी निकलते देखे हैं
दुल्हा दुल्हन के, वो भी अक्सर उस एरिया से गुज़रते हैं। और वहाँ का जो पीर है वो पीर शेर के नाम से मशहूर है दरगाह, और वो शेर की शक्ल में लोगों को भी वहाँ पे वो घूमता फिरता नज़र आया है। तो अब वो उसमें देखिए, एक तो जो दुल्हा दुल्हन या एक कपल जो निकलता है, वो मुझे ये पता है कि वो वहाँ का जो है वो दरगाह का कोई वली तो नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई जिन्नात ही होगा जो कपल में निकलता हो, लोगों को रात को नज़र आता हो। शेर जो है वो भी मुझे नहीं लगता कि वली होगा या कोई उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ होगी, वो भी कोई जिन्नात ही होगी जो रूप बदल के वहाँ पर निकलती है और वहाँ से आती जाती है। दो चीज़ें अलग अलग। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये है कि अगर ये जो जिन्नात हैं ये मतलब बड़ी स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ, तो फिर ये दिखावा क्यों करते हैं? मतलब किसी टैक्सी में चढ़ जाना या किसी के सामने आ जाना। आशी, इनका शुरू से एक काम रहा है कि ये लोगों को डराएं ताकि लोग इनसे डरें, एंड यस, और ये डोमिनेंट रहे। हाँ, और डर से एक चीज़ याद आई जो अभी आपने कल रात जो किस्सा हुआ है, वो हो वो तो बड़ा ख़तरनाक किस्सा था। अच्छा, कल रात का किस्सा आप लोग सुन के बड़े हैरान हो जाओगे। और उस बंदे ने, तुम्हें मैंने सारी ऑडियो सुनाई और सारी चीज़ें, मैं परेशान, मैं दंग रह गया यार। वो बंदा जो है वो, मैं ये कहूँ कि जी हैदराबाद में है, वो कराची में है, वो मेरे घर के पास है, या वो पाकिस्तान में, वो बंदा इंडिया से है। उसने अपने स्टोरी में इंस्टा की एक चीज़ शेयर की है, जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं, मैंने उसी की स्टोरी जो है वो अपने इंस्टा पर शेयर की थी। ये बड़ा मज़े का वाक़या हुआ रात हुआ ये कि मैं खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स बैठा हुआ था, तो मुझे ना इंस्टा पर मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए जी के अपना इट्स अर्जेंट काशिफ भाई, इट्स अर्जेंट, हेल्प मी, इट्स अर्जेंट। मैंने कहा क्या हो गया, खैर। अच्छा, अमूमन मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं फ़ौरन ही रिप्लाई करता हूँ, मेरी एक आदत है, मुझे नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं मिस भी कर जाता हूँ। अगर मैं कहीं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पे मैं बात नहीं कर पा रहा तो मैं मिस कर जाता हूँ। लेकिन एक अजीब सी वाइब थी, मैसेजेस आए, मैंने मोबाइल स्क्रीन ऑन किया, मैंने इंस्टा में गया और मैंने देखा उसके मैसेजेस थे कि काशिफ भाई हेल्प मी, इट्स अर्जेंट। मैंने उसको बोला जी भाई। उसने एक तस्वीर भेजी कि आपको इस तस्वीर में कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, जो मैंने देखा वो मुझे पता है मैंने क्या देखा। मैंने उसको कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ। कि लगा ये मुझे जाने नहीं दे रहा रास्ते से। एक बंदा है और उसकी बहुत बड़ी दुम है और है इंसान, और वो बहुत इंसानों की तरह का, और बहुत ज़ोर से कहे मार रहा है, मुझे देख के हंस रहा है। तो और मुझे कह रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा यहाँ से। तो कहने लगा कि काशिफ मैं बहुत डरा हूँ, मेरी मदद करो खुदा के वास्ते, और मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा, और मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, तो एक काम करो कि उसे कहो, मैं आप लोगों के साथ शायद ऑडियो उस बंदे से बात करके आपके साथ ऑडियो भी शेयर कर लूँगा। तो उस बंदे से मैंने कहा कि यार ठीक है, उसे कहो कि भाई जो भी हो, मैंने अपना नाम लिया, काशिफ ये कह रहा है कि तंग नहीं करो, और अगर कोई मसला है तो काशिफ से बात करो, मुझसे बात करो। उसने उस बंदे को वैसे ही कहा कि जी यार, ना मैं आपको तंग कर रहा हूँ, ना मुझे आप तंग करो, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, आप अपने रास्ते, अगर कोई मसला है तो काशिफ से बात कर लो और मुझे जाने दो। उसके बाद वो कहता है कि उसकी लाफ्टर थोड़ी कम हुई, लेकिन वो हिला नहीं, वो अपनी जगह खड़ा था, मुझे जाने नहीं दिया उसने। फिर इसने कहा कि नहीं काशिफ भाई, मैं रुका हुआ हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं रुका हुआ हूँ, ये मुझे नहीं जाने दे रहा, ये मुझे मार देगा। उसके बाद मैंने उसे दुआएं भेजी रिकॉर्ड करके, वॉइस नोट में मैंने उसे कुछ दुआएं पढ़ के और वो भेजी। मैंने कहा इसको चलाओ। उसने वो दुआएं चलाई तो कहने लगा काशिफ भाई, लाफ्टर उसका बंद हो गया है, हंसी उसकी बिल्कुल बंद हो गई है,
यही था। इसके साथ इसके 1-2 मिनट तक मैसेजेस आना बंद हो गए। मुझे लगा कि सब सेट हो गया। कहने लगा, अगला जो उसका मैसेज आया वो एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में ये जा रहा है। उस गाड़ी में इसने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने कहा कि काशू भाई, एक गाड़ी आके रुकी, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, इस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा है वो बिल्कुल एक शेडो है, बिल्कुल एक काली चीज़ है, इंसान नहीं है, बिल्कुल काला, जैसे कोई साया होता है। वो गाड़ी कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, वो मुझे वो रास्ता क्रॉस करवा रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। अच्छा, उसने मुझे वो वीडियो भेजी गाड़ी की जो ये जा रहा है। कहने लगा काशू भाई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा और वीडियो भी पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। खैर वो जब घर पहुंचा आपने मुझे कहने लगा, काशू भाई आपने मेरी आज जान बचाई है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कैसे बचाई है? कहने लगा, उस चीज़ ने मुझसे कहा कि जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, जब हाँ, मुझे काशिफ ने भेजा है, ओके बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये घर पहुँचने के बाद उसने मुझे बात बताई कि मुझे काशिफ ने भेजा है और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बोला काशिफ भाई, उसने मुझे घर के दरवाजे पर उतारा है, मैंने गाड़ी से उतरा हूँ, पलट के देखा है गाड़ी भी गायब, वो गाड़ी चलाने वाला भी गायब। उसके बाद जो उसके इमोशनल मैसेजेस थे ना कि काशू भाई यार, मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, मैं भूत पर, जिन्नात पर, इनमें से किसी चीज़ पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मैं अब यकीन कर रहा हूँ और आप पर मेरा ईमान उतना पुख्ता हो गया है कि मैं अगर, मतलब वो तौबा नौज़ुबिल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए आप इस वक्त खुदा का दर्जा रखते हो जिसने मुझे मौत से बचाया है। तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं गंदा इंसान। और मैंने कहा नहीं भाई, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। सारे मैसेजेस मैंने जो भी किया अल्लाह ने किया, जो मैंने दुआ भेजी वो अल्लाह की तरफ से दुआ थी। अच्छा, वैसे ग़ालिबन देखो, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं भी ये समझता हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हाँ इम्पॉसिबल है। आप यहाँ बैठे हो और ये बंदा इंडिया में है, लेकिन मैं यहाँ हैदराबाद में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर मैं वो इंडिया के मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, वो स्टोरीज़ देख रहा हूँ। तो मतलब ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी। जो लोग कहते हैं ना कि ये सारी फेक चीज़ें हैं, झूठी हैं, जिसके साथ नहीं हो, अल्लाह करे आप लोगों के साथ नहीं हो, लेकिन जिसके साथ गुजर रही होती है बड़ी वो चीज़ों को उन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा यार मेरे बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी जान बचाई है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मज़े की आशी, याद है आपको एक तांत्रिक ने, हाँ यस आई रिमेंबर, इंडिया से कुछ चीज़ें भेजी थी, यस, जिसमें आपकी तबीयत भी ख़राब हुई, जिसमें मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी। और उस तांत्रिक ने वो चीज़ें भेजी इसलिए थी कि वो चेक करना चाह रहा था कि ये बंदा जो यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहा है ये कितने हद तक सही है। और उसने एक लंबा चौड़ा हमें वॉइस नोट भेजा था, वो हमने चलाई थी आशी डेली व्लॉग्स पर, कि उसके बाद उसने माफ़िया तलाफ़ियाँ मांगी हैं और वो चीज़ें मार खा के आई हैं कि खुदा के वास्ते हमें आइंदा वहाँ नहीं भेजना, हम पता नहीं किस तरीके से अपनी जान वहाँ से बचा के आएंगे। तो मेरे भाई चीज़ें हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब देखें एक और चीज़, अब इसको अगेन आप नेगेटिव वे में मत लेके जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये बात हम ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का किस्सा नहीं चल रहा है। यहाँ किस्सा ये चल रहा है कि नेकी कर तो अल्लाह ताला आपकी कुदरती हेल्प करता है। तो मैंने इस बंदे को देखा है, मतलब मैं इसके साथ काफ़ी सालों से हूँ, मतलब हम लोग 95-96 से हम लोग साथ हैं, मतलब 92 से, बहुत गहरी दोस्ती के साथ, पहले भी थे हम लोग साथ, लेकिन बहुत गहरी दोस्ती के साथ। तो मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये जो अंदर से वो बाहर से। मैं भी इसकी बातों पे पहले बचपन में हम लोग एतबार नहीं करते थे, हम कहते थे अबे यार छोड़, ड्रामा छोड़ यार, छोड़, लेकिन अब बिलीव होने लगा है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई। और ये जो तांत्रिक वाला किस्से जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि तांत्रिक वीक है
और जो है इस्लाम स्ट्रांग है इसलिए तांत्रिक को मात मिल गई, ऐसे नहीं था। नहीं, ऐसे था कि वो चीज़ एक होता है ना कि एक दो रेसलर्स की आपस में फ़ाइट हो रही है, अब वो भले क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन जो रेसलर स्ट्रांग होगा ऑफ कोर्स वही विन करेगा। तो खैर ये एक हम कहीं और हाँ चले गए। लेकिन ये है कि वो उसमें मुझे पता नहीं था, उसमें उस तांत्रिक की चीज़ों पर किसने हमला किया, कैसे हमला किया, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा और नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक और मशवरा एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। देखें, मैं एक नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन जो मुझे आशी याद रखना, मर्द हो या औरत हो, नेगेटिव होकर अप्रोच करता है, मुझे उसका पता चल जाता है। मैं उससे किनारा कर देता हूँ, पहले उसकी इस्लाह करता हूँ, अगर वो उस इस्लाह में नहीं आता तो मैं उसे किनारा कर देता हूँ। तो मेहरबानी करके मैं अपने रिलीजन को लेके, मैं अपने अल्लाह पाक को लेके और मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, मैं नहीं, जितने भी मुसलमान हैं वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन दो चीज़ों में, इन दो मामलात में। तो अगर कोई चाहे आशियों में मेरा कोई भी करीबी दोस्त हो, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अगर मेरे अल्लाह के लिए, मेरे खुदा के लिए कोई बकवास करेगा तो मैं उससे हमेशा के लिए कतई ताल्लुक़ कर दूँगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बना जैसे अभी हमारे पास, हम लोग आपस में जब दोस्त मजाक करते हैं तो हमारा एक दोस्त है, वो जो है इस बात से चिढ़ गया ना कि यार मुझे ये चीज़ नहीं बोला करो, तो मतलब ये है कि ऑफ कोर्स हम उसको उस चीज़ से तंग नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। एक होता है कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ तो मैं जिस लिमिट तक मजाक करूँगा उसी ही लिमिट का मैं मजाक बर्दाश्त भी करूँगा। खैर, ये हम एक अलग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। सर अपनी स्टोरी पर आएंगे जब? ना मज़े का किस्सा। हाँ, इंस्टा पर एक स्टोरी मैंने शेयर की थी। मेरे किचन में लोगों ने कहा कि काशिफ भाई ज़रा ये बताइएगा अपने स्टोरीज़ में। तो एक रात को, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था आशी, कोई 12 बज रहे होंगे, 11:30 पौने 12 के बाद का टाइम था, और मैं अपने बेडरूम से निकला। अच्छी खासी मैं सीरीज़ देख रहा था कोई, और मैं अपने बेडरूम से निकला तो अमूमन मेरे पूरे घर की लाइट्स वाइट्स में ऑफ़ कर देता हूँ, सिर्फ एक लाइट जलती है, या किचन की जला देता हूँ या लाउंज की जला देता हूँ। तो किचन की लाइट जली हुई थी और मैं फिर आके लाउंज में लेट गया। अच्छा, वहाँ से ना फ्रिज है मेरा ब्लैक कलर का, तो जो किचन से लाइट आती है ना उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है फ्रिज पर, और फ्रिज मुझे किचन के सारे हालात बता रहा होता है, सब कुछ बता रहा होता है। तो मैं लाउंज में सोफ़ा पर लेट गया, कोई पोइट्री शोइट्री, कोई मतलब मेरा ये सीन होता है कि बैठे बैठे कुछ कोई चीज़ दिमाग में आ गई ना, मैं वो जगह छोड़ के दूसरी जगह लगा के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि जो मुझे बोलना होता है मैं उसको बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मैं लेटा, मेरे दिमाग में कोई पोइट्री आ रही थी, तो मैंने कैमरा ऑन किया तो क्या हुआ कि जी वो बैक कैमरा ऑन हुआ तो बैक कैमरा गया सीधा फ्रिज पर। जब फ्रिज पर गया तो मैंने देखा कि एक मोहतरमा हाथ में बाला समझता है कि एक कुल्हाड़ी नहीं, वो एक ब्लेड होता है ना जिसे घास काटते हैं, ऐसे आर्क की तरह का सेमी सर्कल, समझ गया। हाँ, और साथ में डंडा, माना हुक की तरह जो। हाँ, हुक की तरह। तो वो हाथ में उसके, और वो किचन में यूं मूव हो रही है। अच्छा, यूं कैसे मूव हो रही है कि जब वो यूं जा रही है तो चेहरा और पाँव उसके उस तरफ है, और वहाँ से वो टर्न नहीं हो रही, वैसे ही आ रही है, तो उसकी बॉडी उस तरफ है, सिर्फ चेहरा और पाँव मुड़े हुए इस तरफ, यूं और यूं। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने उसको वहाँ पे रिकॉर्डिंग पे दबा दिया और मैंने वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अंधेरा था, फ्रिज पर से उसका ग्रेइश टाइप का शेड आ रहा था, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो, तुमने देखी है थरी औरतें जिनको
छोटे छोटे डॉट्स के टैटूज बने हुए होते हैं और बड़ी बड़ी चूड़ियाँ हाथी के दांतों की बाजुओं तक पहनते हैं और रंग लाल कपड़े और इस तरह के कपड़े, इनमें कपड़ों में, और वो वहाँ पे इस तरह से चल रही है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी उसकी। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने उसको जितनी करनी थी मैंने कर दी, क्योंकि उसके बाद मेरा काम शुरू होना था। अब मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता, सब कुछ नहीं बता सकता। मैंने उस कैमरा को ऑफ़ किया और मैं खामोशी से उठा और जाके किचन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। आशी, वो औरत इतनी ख़तरनाक थी, इतनी ख़तरनाक थी। उसके एक हाथ में वो बाला था, दूसरे हाथ में उसके खरगोश था काले रंग का। ओके। जिसके गर्दन से कंटिन्यू ब्लड फ्लोर पर गिर रहा था। तो मुझे देख के ना वो खड़ी हो गई। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, जो हकीकत है, जो सच बात है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं उससे पूछूं कौन हो, लेकिन मैंने हिम्मत करके सिर्फ उससे पूछा कि कौन, क्योंकि उसके हाथ में जो चीज़ थी उसको सिर्फ घुमाने की देर थी उसके ना। पहले उसका सर ऐसे था, बाल उसके यूं नीचे आए हुए, हाथ में बाला, एक हाथ में खरगोश, ठीक है। उसने लिटरली जब गर्दन घुमाई तो उसके चेहरे पे कुछ नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, प्लेन था, बिल्कुल डार्क। पहले मुझे लगा कि अंधेरा है, लेकिन किचन की रोशनी चल रही थी और बाल उसके चेहरे पर आए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं था। एक आवाज़ आई मुझे अजीब अजीब गरीब, कि तेरा सदका देने आई हूँ। ओह। ये सुन के ना, ये देख मेरी हालत, गूज बम्स, तेरा सदका देने आई हूँ। उसका ये कहना था, मुझे पसीने आए, एक चक्कर जिस तरह से आते हैं, चक्कर आए और मैं नीचे गिर गया। गिरा नहीं, बैठ गया ऐसे ना, सपोर्ट लेके बैठा। उसने वो खरगोश मेरे ऊपर लाई, खरगोश का ब्लड मेरे ऊपर कुछ गिरा। जब खरगोश का ब्लड मेरे ऊपर गिरा आशी, उसके बाद वो औरत तो गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया। वो ब्लड ऐसा था, एक खरगोश में कितना ब्लड हो सकता है, मैं पूरा लाल था उस वक्त, पूरा लाल। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं नहाने जाऊं या नहीं नहाने जाऊं। एक सदके वाला, खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने नहाना शुरू कर दिया। नहा वहा के मैं आया और आके सुकून से बेड पर एसी ऑन किया, सोला पे रख के और मैं लेट गया। पसीने आए, खून की बदबू आए, आंखें बंद करूँ तो वो खरगोश मेरी आंखों के सामने, ऐसा लगे कि मेरे इतराफ में घूम रहा है कंटिन्यू। और जैसे वो चक्कर काट रहे हैं ना, तो कॉपर की वायर होती है ना, जिस तरह से हम किसी को वायरिंग करते हैं, बाइंडिंग करते हैं किसी चीज़ की, मोटर, वो कॉपर की वायरिंग की तरह ब्लैक एक तार, उसकी मुझे वायरिंग हो रही है जैसे ऐसे, मुझे अच्छा। मुझे वायर कर रही कोई चीज़। खैर मैंने आयतें पढ़ी और मुझे फिर नींद आ गई। सुबह उठा तो मैं बिल्कुल सेट था, बिल्कुल नॉर्मल था। वो रात मेरी अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर गई, और मेरे लिए तो अच्छी गुजर गई। 2 दिन रख के मेरे साथ एक कांड हो गया। कांड ये हुआ कि जी, एक मोहतरमा आई घर पे, और वो उन्होंने किसी का रूप लिया हुआ था, वो मैं नहीं बता सकता। पहले वो बहुत लाइक पहले उसकी शक्ल में थी, फिर उसके बाद जो उसने अपना रूप चेंज किया मैं बता नहीं सकता। लिटरली सारी रात उसने मेरा जीना हराम किया, और सुबह तक मैं टोटली डेड था। क्या किया? जुमेरात जो भी किया, मैं जुम्मे का दिन था दूसरे दिन, मैं बिल्कुल डेड था। जॉब पर नहीं गया मैं, और इस तरह से लाइक बिल्कुल पड़ा रहा मैं, बुखार और ये तबीयत ख़राब, कमज़ोरी यू कैन से कमज़ोरी। तो खैर वो चीज़ हुई, लेकिन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, सब सेट रहा वो लोग के, और मालिक का करम है कि अभी तक सब सही है।
लेकिन इस बीच में मुझे एक बड़ी अपनी जॉब की तरफ से एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिली। हाँ यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस काशिफ यार, बड़ा अच्छा लगा ना। हाँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम ट्रीट मिलेगी ना। हाँ हाँ, वो तो मैं तुम लोग को जिंदा गोश्त खिलाऊंगा, अल्लाह रहम करेगा। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं आप ही लोगों के। हमारे साथ हैं नाजरीन, हमारे साथ कहते हैं कि नाइस स्टोरी वॉचिंग फ्रॉम मॉरिशियस, थैंक यू वेरी मच। अब्बास कहते हैं कि प्लीज़ नरेट मोर स्टोरीज दैट वाज बेस्ड ऑन रियल कंटेंट, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास जो स्टोरीज़ आती हैं वो रियल ही होती हैं, तो हम उसको नरेट करते हैं ना। उसके बाद है अफीफ़ा कहती है कि इट इज़ अ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि आप अपने घर में डॉग्स न रखें। जहाँ डॉग्स होते हैं वहाँ कोई फरिश्ता उस घर में नहीं आ सकता है। और आप जिस तरह के सेगमेंट्स करते हैं उसकी वजह से कई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर का रुख कर सकती हैं। बिल्कुल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ की बात है ना, मैंने आशी से पहले भी बात की थी कि मुझे जितने भी मैसेजेस आते हैं, जितने लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं मसलों के हवाले से, उनकी नेगेटिव जो एनर्जीज़ है ना, नेगेटिव एनर्जीज़, वो मैं अपने अंदर डिज़ोल्व करता हूँ। मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी, मेरे अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज आके पॉजिटिव होती होंगी कि मैं, अगर ये कोई आम बंदे के पास इतनी नेगेटिव चीज़ें आएँ, इतनी नेगेटिव बातें आएँ, तो मेरे ख्याल से वो सुसाइड कर ले। मेरे अंदर, आशी को मैंने पहले भी ये बात बार बार कहता हूँ कि आशी, नेगेटिव लोग होते हैं, लेकिन आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जीज आती है ना लोगों की तरफ से, जो परेशान हाल होते हैं, जिनके ऊपर जादू किया होता है, जिनके ऊपर और चीज़ें होती हैं, वो मेरे अंदर डिज़ोल्व होती हैं। और मेरे अंदर से डिज़ोल्व होकर वो कहाँ जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन आशी जानता है कि मैं लाइफ में कितना पॉजिटिव बंदा हूँ। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को लाइफ में लेके रिग्रेट नहीं किया, चाहे वो मेरे घर का मैटर हो, चाहे मेरे फैमिली मैटर हो, चाहे मेरे दोस्तों का हो, जॉब का, कभी भी नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबा अंसारी हमारे साथ कहते हैं प्लीज़ मेक अ कोलैब विद डॉक्टर सोलंकी, आई वॉच हिज चैनल एंड देन फाउंड योर्स। डॉक्टर काशिफ, यू आर द बेस्ट स्टोरी नरेटर एंड स्टोरी टेलर आई हैव एवर सीन, थैंक यू वेरी मच सबा अंसारी। उसके बाद शाहनवाज़ हमारे साथ हैं, जिनके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हर स्टोरी में ऑलमोस्ट हमारे साथ होते हैं। कहते हैं कि जिन स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त थी, माशाल्लाह पसंद आई, सबसे अच्छा इसका एंड हुआ, वरना हमें ज़्यादातर स्टोरीज़ में सुना कि लड़की की जान चली गई। अच्छा जी, उसके बाद आसिम रियाज बिग बॉस कहते हैं कि डेली स्टोरीज़ डाला करो। ज़रूर डालेंगे दोस्त, पहले हम डालते थे, शॉर्ट स्टोरीज़ कर सकते हैं फिर हम, और लॉन्ग स्टोरीज़ करने का अपना मज़ा है, एक अपना उसका स्टाइल है, मज़ा आता है। लोग लॉन्ग स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। अक्सर लोग जिम में होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो लॉन्ग स्टोरीज़ को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह डेली का सीन ज़रूर करेंगे। क्या है कि ये कराची में रहता है, मैं हैदराबाद में, और फिर सैटरडे संडे उसको हम लोग आप लोगों के लिए स्टोरीज़ रिकॉर्ड करें। दुआ करें कोई अच्छा सीन बन जाए कि हम लोग साथ हो जाए, तो फिर डेली स्टोरीज़। एक बात समझ नहीं आई, जो मिट्टी से वो जिन इंसान बन सकता था तो फिर उसकी मौत क्यों हो गई, और जब उसे पता था कि मिट्टी से उसकी मौत हो जाएगी तो फिर उसने मिट्टी क्यों खाई। देखें, मैंने पहले ही बताया था कि जो मिट्टी उसने खाई वो आम मिट्टी नहीं थी। खा के शिफा। ज़िल्ले हसनैन कहते हैं कि वो मिट्टी करबला की थी। क्या बात है यार। उसके बाद और देखो कैसे राइट टाइम पे चीज़ें सामने आ जाती हैं। पुनीता मिश्रा कहती है कि लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू वेरी मच। आदिल अली सिद्धू कहते हैं कि इंट्रो म्यूज़िक लव, थैंक यू वेरी मच। और जैन मिर्ज़ा कहते हैं कि एक तो स्टोरी की एडिक्शन हो गई है और आप लोगों का चैनल इनएक्टिव हो गया। चैनल इनएक्टिव नहीं है दोस्त, लेकिन कुछ परेशानियां, कुछ मसले, जैसा कि हमने बताया कि बारिशों का मसला चल रहा था, पीसीज भी ख़राब हो गए, साथ में ऑल ऑफ सडन मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत परेशान था। अच्छा, जिसको पता था ना, उन्होंने सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं। हाँ, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत सीरियस थी और वो सीसीयू में एडमिट थे, तो मैं कंटिन्यूस उनके साथ था। 3 से 4 दिन, तो 4 रातें 4 दिन मैं सोया नहीं। खैर अल्लाह अजर देने वाला, लेकिन बताने का मकसद ये है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो हम लोग देखें, घर के जो बड़े हैं ना, वालिदैन, मेरी माँ, मेरा बाप, अल्लाह उनको ज़िंदगी दी। जिनके हैं उनकी कदर करें, नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करें। आज मेरे भाई ने मुझसे बात की,
मैंने तुम्हें ये बात शेयर की थी। मेरे भाई ने बोला यार काशिफ, मैं ख्वाब में कोई 6-7 बार जहन्नम देख चुका हूँ। जहन्नम में गया नहीं हूँ, लेकिन जहन्नम के रास्ते में, जहन्नम गुजरते हुए मैंने जहन्नम देखी। ठीक है। और कहने लगा एक बार नहीं देखी, मैंने एक ही तरह का ख्वाब कोई 4-5 साल में देखा है और बार बार कोई 6-7-8 बार देख लिया है। तो मैंने उससे कहा कि मेरे भाई देखो, सबसे पहले अच्छा हर इंसान की ना अपनी एक सोच होती है। मैंने उससे कहा कि यार देखो, सबसे पहले तो इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, किसी का हक नहीं मारो, किसी का हक खाओ नहीं। और दूसरी बात कि सबसे पहले तुम्हारा वालिद, अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरा वालिद अल्लाह ज़िंदगी दे, आमीन, वो उनका ख्याल रखो, उनको खुश करो, उनके हक पूरे करो, ताकि उनके दिल से जो दुआ निकलती है, तो ये मैं कहता हूँ जहन्नम क्या चीज़ है। मतलब जहन्नम आपके लिए फूल निछावर करेगी अगर आपके माँ की या बाप की दुआ आपके साथ है तो। बिल्कुल। अब जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि वो 3 दिन मैं 3 रातें मैं सोया नहीं, और उसके बाद हमें तकरीबन 7 से 8 दिन लग गए ना कराची में, क्योंकि हॉस्पिटल वहाँ पर करीब था, तो इसलिए मुझे कराची में ही रहना था। तो इस वजह से मैं हैदराबाद के लिए हम लोग कुछ भी मतलब टोटली मैं कट ऑफ था। तो ये सारे मसले रहे। तो कभी कभार जो है ना वो हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले यार, हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकते हैं। और स्पेशली जो चीज़ हम कर रहे हैं इसकी वजह से तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, आप बहुत अंदाज़ा नहीं कर सकते। सबसे जो पहला मेरे साथ मसला शुरू हुआ था वो हुआ ही इसकी वजह से था। मतलब नॉट फॉर यू, नॉट बिकॉज ऑफ यू, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जब से हमने स्टार्ट की उसके बाद से मुझे चीज़ें दिखना शुरू हुई। मतलब सच मेरे सामने नहीं खड़ी हुई हैं, लेकिन उसने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा। फिर भले मेरे फैमिली के ऊपर छोड़ा, मेरे घर पे ऊपर छोड़ा, लेकिन हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई स्टे सेफ, इन चीज़ों से दूर रहें। हम लोग ये छेड़ी छाड़ी करके अब हम फंस गए हैं। वैसे लोग कहते हैं कि जी, लोग मेरी लाइफ को फैंटेसाइज करते हैं कि यार इसके पास जिन आते हैं, इसको जिन नज़र आते हैं, ये बातें करता है। काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं लड़कों के भी, लड़कियों के भी, कि यार हमारे पास जिन भेज दो, हमें जिन देखना है। बस कर दें। जिस दिन पहुंच गया ना, जिस दिन पहुंच गया जान छुड़वाने के लिए, मैं कहता हूँ ताकत लगती है, ताकत भी लगेगी। और मज़े की बात, ताकत तो लगेगी आपको यहाँ से वहाँ भटकना पड़ेगा। और फिर दुआ ये कीजिएगा कि आपको कोई सही बंदा टकरा जाए, पता चले वो बंदा जो दूसरा आपको गलत मिल गया ना, वो उल्टे आपके सारे काम कर देगा और आपसे मज़े सारे लेकर, पैसा वैसा लेकर, और दे मार 4.5। वेलकम टू अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। सर आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। या मेरे ख्याल से ये सवाल चेंज करना चाहिए। अब ठीक तो नहीं है अब। हाँ, क्योंकि अब बार बार वही सवाल रिपीट करते हैं लोग, बोलते हैं वही चीज़ आ रही होगी इंट्रो की तरफ। हाँ, अब ये है कि आप खुश तो नहीं है ना आजकल? नहीं, सही बता दिया कर ना यार, ठीक नहीं हूँ, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, इस तरह बता दिया। जवाब में चेंजिंग हो। बहुत खुश हूँ आज। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर काशिफ की स्टोरी के साथ। सर क्या सुना रहे हैं? ये भी वही सेम चुन रहा है, चेंज करते हैं। सर आज कुछ मस्त सुना है। एहसासात जब मर जाते हैं ना इंसान के अंदर, फीलिंग्स, क्योंकि इंसान जिंदा ही एहसासात से होता है। अगर किसी इंसान के अंदर एहसास मर जाए तो फिर वो इंसान नहीं रहता। क्योंकि आपने देखा है जंगली जानवर जिस तरह से होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। जंगली जानवरों में नहीं होती। तुम उसके सामने चले जाओ, तुम्हें चीर फाड़ देंगे। ठीक है, आप कहते हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं में फीलिंग्स हैं यार। इंसान बना ही फीलिंग्स से। तो वो फरिश्तों में फीलिंग्स होती हैं क्या? नहीं, फरिश्तों का एक ही काम है ना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। ठीक है, ये फीलिंग्स, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये इंसानों के विरसे में आया है। फरिश्ते भी तो अल्लाह से बात करते हैं, मतलब मोहब्बत करते हैं? नहीं, सिर्फ इबादत करते हैं। वो उनकी ड्यूटी है इबादत करना। अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरे पास इबादत के लिए फरिश्ते बहुत हैं, फरिश्तों की कमी नहीं है। इंसान को बनाया गया इश्क के लिए।
ठीक है। तो इंसान की जो बुनियाद है ना, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है अल्लाह से और जो अल्लाह का इश्क है उनसे, बेसिकली इश्क है ही वही ना कि आप ज़मीन पर बैठे हो और आपका कनेक्शन अल्लाह से हो। मतलब आपके दरवाजे की कुंडी हिल रही हो, लेकिन आप मेराज पर पहुंच जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, मेराज पर पहुंच जाए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात कर लें और वापस ज़मीन पर आए तो वो कुंडी हिल ही रही हो। वैसे इश्क वो होता है ना। कभी कभी इश्क इंसान को, जब कहते हैं ना इश्क, दुनियावी इश्क की बात करो, जब हद से बढ़ जाता है ना तो फिर वो नफरत की साइड पे चला जाता है। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि आप एक्सपेक्ट बहुत कर रहे होते हो अगले बंदे से, आप पॉजिटिव हो जाते हो उसके लिए, आपको उसकी छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको गुस्सा आ जाता है। ये किस्सा उन्हीं का ही है। बहुत अच्छा कपल था, आपस में बहुत प्यार मोहब्बत, इतना कि एक दूसरे के बगैर वो जब तक बात ना करें, देख ना ले, मिल ना ले, खाना ना खाते, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपस में। और अचानक उनके बीच में इतनी नफरत हो जाए कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार ना है, तो वो जो कंडीशन होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उस लड़की का उसके साथ उतना ही प्यार था जितना वो लड़का करता था। लेकिन एक वक्त आया जब उनकी मोहब्बत में कमी आना शुरू हो गई। पानी होता है ना, जो आप उसको आग पर रखते हो, चूल्हे पे रखते हो, बॉईल करते हो, तो वो उबलता है तो वो जोश खा के ऊपर तक आता है, लेकिन वो भाप बन के उड़ रहा होता है। जब आप चूल्हा बंद करोगे तो जितनी क्वांटिटी आपने डाली हुई होती है उतनी होती नहीं है, वो कम हो जाती है। सही है। इश्क की भी वही मिसाल है, जितना जोश खा के ऊपर आएगा ना, जब उसकी शिद्दत कम होती है तो वो पानी की तरह उसमें बैठ जाता है। एक दिन उस बंदे ने उस लड़की से कहा कि चक्कर वक्कर बहुत चल गया हमारा और अब हमें शादी करनी चाहिए। लड़की ने कहा कि अभी मुझे पढ़ना है, अभी मैं शादी नहीं कर सकती और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 1-2 साल, ताकि मैं अपना ये पढ़ाई वाला सिलसिला निकाल लूँ और उसके बाद फिर देखी जाएगी फिर रिश्ता। लड़के को ये बात जो है ना वो थोड़ा सा अजीब लगी कि कहाँ तो ये मर रही है मुझसे शादी करने के लिए, ठीक है, और जब अब मैं ये इसको बोल रहा हूँ तो ये मुझे मना कर रही है कि अभी नहीं करनी। बहरहाल लड़के ने एक दिन जिक्र किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, लड़की ने इसको मना ही करती रही। तो एक दिन ये हाइपर हो गया, इसने बोला कि तुम मुझे मना क्यों कर रही हो, जब मैं शादी की बात कर रहा हूँ, इज्जत से रिश्ता तुम्हारे घर पर आ रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहने लगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन तुम्हारा रिश्ता आएगा उस दिन तुम्हारे घर से कोई ना कोई या तो बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर से कोई ऐसा वाकया हो या कोई हादसा हो। इसने बोला यार ये मुझे टोपी करा रही, मतलब इसको अब मुझसे शादी करनी नहीं है, तो अभी मुझे डरा रही है। इसने बोला मुझे सब मंजूर है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मेरे घर से जिसने मरना है मरे, जिसने बीमार होना है हो, शादी तो ठीक है। लड़की ने बोला अच्छा तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मना नहीं करती, तो तुम एक काम करो, तुम काम ये करो
कि रिश्ता लिया। ओके। इसने जाके अपने घर पे बात की, अपनी माँ से बात की, बाप से बात की। उन्होंने कहा ठीक है, हम वीकेंड पर सैटरडे को चलेंगे रिश्ता लेने। बोला ठीक है। जब ये बात हुई, अचानक उसके दूसरी रात इसकी माँ की तबीयत थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गई। इन्होंने नॉर्मल लिया क्योंकि इसके लड़के के दिमाग में ऐसी कोई बात थी नहीं, तो इसने उस बात पे गौर नहीं किया। ये अपनी माँ को ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वेस्ट लिख के दिए। पता चला जी माँ को कैंसर है। अचानक बगैर किसी वजह के बुखार आया और उसके बाद माँ को कैंसर। ये उसमें लग गए, इसको दिखा उसको दिखा। वीकेंड आया, अब ये कैसे रिश्ता लेके जाए? माँ की ये कंडीशन है और ये रिश्ता नहीं लेके जा पाए। तो लड़की ने इसको, जो इसने डेट दी थी, उस पर लड़की ने इसको बोला कि भाई आज रिश्ता आना था तुम्हारा, तो मेरे घर वाले इंतज़ार ही करते रहे और लगता है तुम सीरियस नहीं हो, तभी तुम्हारे पेरेंट्स को तुमने नहीं भेजा। बोला नहीं, वो बात नहीं है, मैंने तुमसे बात भी नहीं की। अम्मी को जो है वो कैंसर डायग्नोज, तो हम उसी में ही लगे हुए। तो उसको उस पर लड़की ने फ़ौरन कहा कि देख, मैंने तुझे कहा था कि अगर तू मेरे साथ शादी की बात करेगा तो या तो तेरे घर से कोई शदीद बीमार हो जाएगा या किसी की डेथ हो जाएगी। तो तूने इस बात को सीरियस नहीं लिया। इसने फिर भी उसको सीरियस नहीं लिया। बोला नहीं, अम्मी की तबीयत तो ख़राब रहती थी, बुखार उसको आता रहता था, तो इसमें तुम्हारी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बस अम्मी की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो तो रिश्ता आ जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है, तुम सिर्फ फ़ोन पर मेरे बाप से खुद एक बार बात कर लो तो तुम्हें फिर यकीन आ जाएगा। लड़की ने कहा। तो इसने कहा कि यार तुम अभी इस वक्त मुझसे इस तरह की बातें नहीं करो। बहरहाल फिर इसके दिमाग में बात चलती रही। इसने दूसरे तीसरे दिन इसके बाप को फ़ोन किया, जी मैं ये बात कर रहा हूँ और हम आना चाह रहे हैं रिश्ते के लिए। तो उसके बाप ने पता है क्या जवाब दिया? उसने बोला बेटा हम अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकते, तो बेहतर यह है कि आप इस बात से हट जाओ। तो इसको बात समझ में नहीं आई कि इसका बाप ये बात ऐसे क्यों बोल रहा है। बहरहाल उसके बाप से इसने फ़ोन रखा, पीछे से इसके बाप का फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। ये गया भागा और इन सारे चक्करों में रिश्ता विश्ता हो गया, भाड़ में भूल गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जब इसकी इस लड़की से बात हुई तो उसने बोला देख मैंने तुझे कहा था कि ये काम नहीं हो सकता। इसने कहा ठीक है, अगर इस शादी की वजह से मेरी माँ गई है तो अब ये शादी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल ये अकेला उसके घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो इसके बाप से सारी बात की कि ये हुआ वो हुआ और मैं अब आपकी बेटी से मैं ही शादी करूंगा और मैं किसी और से इसकी शादी होने दूंगा। इसके बाप ने बोला कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हम अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं करवा सकते। ओके। अब ये परेशान कि दूसरी शादी, इस लड़की ने तो कभी मुझसे मुतल्लिक बात नहीं की। बोला ये तो कंवारी है। तो कहने लगा कि बेटा आ गया। ओके। हाँ, फिर मसला ये है कि आपको लगता है कंवारी है, दुनिया को पता है कंवारी है। अच्छा, मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर रह के सब दोस्तों को कहता हूँ, आपके दिमाग में क्या आया है कि इस लड़की की शादी किससे हुई थी? ठीक है, चल स्टोरी कंटिन्यू कर। तो उसकी शादी तो हुई है। तो अच्छा जी, अब शादी कैसे हुई थी? इसके बाप ने इसको बताया। ये लड़की से फ़ोन किया, वहाँ से जाने के बाद बड़ा लड़ाई की कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ ये किया, तुम पहले से शादीशुदा थी, तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है, तुमने मुझसे कभी ये बात डिस्कस नहीं की। तो लड़की ने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है, किसके साथ मेरी शादी हुई? मेरी
मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बाप ने झूठ बोला है तुम्हारे साथ। उसने बोला तुम्हारा बाप इतनी बड़ी बात अपनी बेटी के लिए कैसे बोल सकता है कि मेरी बेटी की शादी हुई है? या तो तुम मुझसे सच्ची कर, ठीक है, तो मैं फिर तेरा पीछा छोड़ दूं, मैं एक साइड पर हो जाऊं, या तो फिर होगा ये कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उस लड़की ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, इसकी तुम्हें कुछ ना कुछ इसका तुम्हें अजाला भरना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, है बहुत राज की बात। क्या कुछ नहीं, अजाला भरना पड़ेगा। तो खैर इसने बोला मैंने सबसे बड़ी कीमत चुकाई अपनी माँ की डेथ की, सही है, तुम्हारी शादी की वजह से। इससे बड़ा अजाला तो कुछ हो नहीं सकता। अब भी तुम चाहती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इसने बोला अगर ये बात है तो फिर ठीक है, तुम परसों रात को फिलाने कब्रिस्तान के पास आके मुझसे मिलो। अब ये परेशान हो गया कि मतलब मैं कब्रिस्तान में क्यों बुला रही हूँ मुझे, ये बात मेरे समझ से बाहर है। फिलहाल इसने बोला कि नहीं मैं जाऊँगा तो सही मिलने। ये उस टाइम रात को उस कब्रिस्तान पे पहुँच गया, लड़की भी आ गई। लड़की इसका हाथ पकड़ के, अच्छा मज़े की बात, लड़की ने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने, दुपट्टा भी सफ़ेद। ओके। लड़की ने इसका हाथ पकड़ा, चली गई कब्रिस्तान के अंदर, और एक बहुत पुराना दरख्त था उसके नीचे इसको बिठाया और खुद भी बैठ गई। तो इसने बोला तुम मुझे कब्रिस्तान में क्यों लाई? कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहीं पर मिलेगा। बोला तुम शादीशुदा हो? उसने बोला हाँ मैं शादीशुदा हूँ। लड़की ने बोला किससे शादी की है? बोले मैं तुमसे मिलवा नहीं सकती, तुम मुझसे मिल नहीं सकोगे। कहने लगा मुझे बताओ तुमने की किससे शादी है? उसने बोला जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लोगों ने कहा, मेरे बाप ने दिखाया डॉक्टरों को इधर उधर, तो एक किसी आमिल ने बोला कि तुम्हारी बेटी पर एक जिन का साया है और वो इसको मार के अपने साथ ले जाएगा। ओके। तो उसके बाप ने उस बंदे से पूछा था आमिल से कि ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी बच जाए? बोला तुम उस जिन को जबान दो कि ये जैसे ही बड़ी होगी तुम उसके साथ उसकी शादी करवा दोगे। तो वो जिन इसको मारेगा नहीं, इसके बड़े होने का इंतजार करेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तब वो इसके साथ शादी कर लेगा, और फिर तब तक तुम इतने वो हो चुके होगे कि हो सकता है कि ये जिन छोड़ के भी चला जाए। मुमकिन है, दिखाना, इलाज करवा लेना, लेकिन मरने से बच जाएगी तुम्हारी बेटी। हो गया। अब क्या हुआ? कहने लगी मैं जैसे ही 16 साल की हुई, कोई 100-200 जिन्नात आए। बारात लेकर? नहीं, मारने इसके बाप को कि तुमने वादा किया था कि तुम्हारी बेटी जैसे ही बालिग होगी तुम इसकी शादी करवाओगे, तो तुमने क्यों नहीं करवाई? तो उसके बाप ने बोला मैं अपनी ज़बान पे आज भी कायम हूँ, मैं शादी कराने के लिए तैयार। शादी हुई, लेकिन मुसलमान वाले तरीके से नहीं। अच्छा। किसी और तरीके से। उस लड़की को वो जिन अपने साथ कहीं ले गया। कहाँ ले गया? जहां वो लड़की इस लड़के को लेकर आई थी, कब्रिस्तान में। ओके। किस जगह पर? जिस जगह ये दोनों बैठे थे, दरख्त के नीचे। तो कहने लगी अब मैं तुम्हें अपने शोहर से भी मिलवाती हूँ, लेकिन तुम्हें इसका अजाला करना पड़ेगा, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने बोला मैं अपनी ज़बान पे कायम हूँ, मैं हर कीमत अदा करूँगा, लेकिन मुझे ये सब बकवास बातें लगती हैं।
उसने कहा लड़की ने कि आओ, अपने मियाँ का नाम लिया जो उसके जिनका नाम था राहुसिया। राहुसिया वो आया, वो इतना हैबत नाम था कि लड़के को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया। मतलब अजाला उसने और लड़का वहीं पर खत्म हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और सनसनीखेज खतरों के खिलाड़ी वाली स्टोरी। मेरे एक लफ्जों में कैसे घुमा लेता हूँ, हाँ, खतरों के साथ खेलने वाले खिलाड़ी वाली स्टोरी आप लोगों के सामने हाजिर है। कैसे हैं आप सर? हाथ मिलाना तब ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह मस्त चल रहे हैं, जबरदस्त। ओके, टेक डायरेक्ट स्टोरी पे चलते हैं। और लेकिन स्टोरी पे जाने से पहले भाई यार, किसी की कोई परेशानी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ पे हमारे पास वो क्या कहते हैं, प्यार करने का भी एक स्टाइल होता है। कोई शाहरुख खान की तरह प्यार करता है, कोई आमिर खान की तरह प्यार करता है, तो कोई ओमपुरी की तरह, अमरीश पुरी की तरह प्यार करता है। हाँ, सॉरी, अमरीश पुरी। हमारे पास जो है ना वो एक दो फैंस हैं हमारे, आप लोगों की मोहब्बत है, हम समझते हैं। कुछ हमारे फैंस है, वो उनका जताने का अंदाज आता तो ओए अब एक भी स्टोरी रिपीट हुई ना तो फिर मैं यह कर दूंगा। अबे भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है यार, नाराज नहीं हो जाया करो यार, छोटी छोटी बातें यार, दुनिया का। असल में मुहर्रम के जो है वो तकद्दुस में जो है हमने कुछ स्टोरीज रिकॉर्ड नहीं की जी, और साथ में ये स्टोरीज आशी डेली ब्लॉग्स पे चल चुकी थी। वो स्टोरीज जो अभी तक द भूत शो पे अपलोड नहीं हुई थी वो मैं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने आशी डेली ब्लॉग्स पे हमें देखा है, थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ पे खड़े किए हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारा द भूत शो से डायरेक्ट हमें स्टार्ट किया, उन्होंने वो स्टोरीज नहीं देखी हैं, तो लेट देम एंजॉय, उनको भी एंजॉय करने दें। खैर, नई स्टोरीज से मेरे ख्याल से अब डायरेक्ट आते हैं। और प्लीज यार नाराज मत हो जाया करें, दुनिया बहुत छोटी है। मतलब मैं कहता हूँ, कल हमारा एक दोस्त था, हमारे साथ बड़े हंसी खुशी मजाकें, घूमना फिरना, आज वो हमारे बीच में नहीं है, हालांकि हमसे छोटी एज का लड़का। तो नाराजगियाँ नहीं किया करें यार, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। सर स्टोरी पे आते हैं। एक बंदा था, उसने अपने कैरियर का आगाज़ एक स्टोरी राइटर के तौर पर किया। कहानियाँ लिखता था और फिर उन कहानियों पर वो स्टेज प्रोग्राम्स करता था, जैसे छोटे मोटे स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, कॉमेडी होते हैं, उसमें आपके मुल्क के इश्यूज होते हैं, उस पर वो छोटे मोटे स्टोरीज लिख के और छोटे मोटे डायरेक्टर्स को देता था, प्रोड्यूसर्स को देता था। वो फिर याद है यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास सिनेमा ऑडिटोरियम में और जगहों पर जहाँ पे स्टेज प्रोग्राम हुआ करते थे, तो इस तरह के वो अलग अलग स्टेज पर अपनी स्टोरीज देता था और लोग उन पर एक्ट करते थे। वो डायरेक्टर्स वो उससे परचेज करते थे, प्रोड्यूसर्स परचेज करते थे, हाँ, और डायरेक्ट उसको फिर स्क्रिप्ट की शक्ल में लाके उसको ठीक समझ गए। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद से, अब तो ये कितना बड़ा मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सबके लिए कि जो भी चाहे वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर सकता है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ वो अपनी एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बनाऊँ और उस शॉर्ट मूवी से मैं अपना नाम भी कमाऊँ और अपना पैसा भी कमाऊँ। हर बंदे का राइट है, हर बंदा यही करना चाहता है। इसने क्या किया कि 2-4 अपने दोस्त हायर किए और एक शॉर्ट मूवी बनाई। वो शॉर्ट मूवी बेसिकली एक हॉरर मूवी थी एक तरह। अब जब उसने वो हॉरर मूवी बनाई तो वो हॉरर मूवी बहुत अच्छी बनी। उसने YouTube पर उसको डालने की जगह उसने सोचा कि मैं इस मूवी को किसी अच्छे प्रोड्यूसर को या किसी अच्छे टीवी चैनल को ये मैं देता हूँ, मतलब उसके राइट्स वो सेल करेंगे। हाँ, ओके, हो सकता है वो उसको ज़्यादा अच्छा करके पेश करे। जब इसने एक प्रोड्यूसर से बात की, उसने इसकी मूवी देखी, उसको बहुत पसंद आई, लेकिन उसको उस मूवी का कुछ मिडिल पार्ट और कुछ एंड पार्ट समझ में नहीं आया। ओके, मिडिल पार्ट एंड पार्ट
बहुत वियर्ड था और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया प्रोड्यूसर। तो उसने बोला यार तुमने ये जो एंड पार्ट है या मिडिल पार्ट है इसको किस तरह से किया है, लाइक ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है कि इसमें इतनी रियलिटी, हालांकि शॉर्ट मूवी है और नॉर्मल कैमरास पर शूट की हुई है, तो तुमने ऐसा क्या किया है। बहरहाल इसने बोला नहीं वो मेरा काम है और मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट किया, ऐसे किया, क्योंकि मैंने लिखी भी है तो मुझे पता है कि इसको कैसे चला। उसने बोला अच्छा ठीक है। उसने कहा ठीक है तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं इसकी ऐसी ही डायरेक्शन तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसको डायरेक्ट करो मूवी को, मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं प्रोडक्शन की उस हिसाब से चलाता हूँ, एक्टर्स मेरे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तुम्हारा अभी तुम्हारा कैरियर का स्टार्ट है तो तुम्हारी हो सकता है ये अच्छी मूवी चल जाए, हिट चल जाए। तो उसने बोला ठीक है। 25 मिनट की मूवी थी वो, 20 से 25 मिनट की शॉर्ट मूवी थी। उसने प्रोड्यूसर ने बोला हम इसको थोड़ा लेंदी करेंगे और स्टोरीज ऐड करके इस तरह से उस तरह से। प्रोड्यूसर के दिमाग में एक बात चल रही थी कि यार अगर मैं ये मूवी अपने नाम से चलाता हूँ क्योंकि इस मूवी का बड़ा पोटेंशियल है तो हो सकता है मैं ज़्यादा पैसे कमा जाऊँ और मैं कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर हायर कर देता हूँ, मतलब उसको चीट किया, ठीक है। इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, इस बेवकूफ़ ने क्या किया बगैर देखे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। गुड। कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया तो उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको वापस दिया तो उसने बोला ठीक है आप एक काम करें, आप अपनी इतनी इतनी पेमेंट ले लीजिएगा और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा अभी स्टार्ट है तो डायरेक्ट तुमसे डायरेक्शन नहीं करवाता, तुम्हें मैं अपने क्रू का एक मेंबर करके रखता हूँ, जहाँ पे मुझे चीज़ समझ में नहीं आएगी वहाँ पे तुम बता देना, बाकी डायरेक्ट कोई और करेगा, कोई अच्छा डायरेक्टर। अब इसकी हट गई कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था, ये तो मेरे साथ चीट कर गया। तो उसने बोला तुम तो चीट कर रहे हो। उसने बोला मैं चीट नहीं कर रहा, ये तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है इस बात पे। तो उसने बोला भाड़ में जाओ, मैं जो हूँ वो ये तुम्हें मूवी बनाने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, ये चला गया। ये बहुत परेशान कि मेरे साथ हाथ हो गया। इसने बोला मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसने एक काला जादू करने वाला पकड़ा। इसने बोला मैं इस प्रोड्यूसर का कैरियर तबाह कर दूंगा। इसने मेरा उतनी कैरियर तबाह किया है, मैं इसका कैरियर तबाह कर दूंगा। बदला। ये गया उसके पास, काला जादू करने वाले के पास गया, आमिल के पास। उसको बोला कि मुझे इसको नुकसान पहुंचाना। उसने बोला कि उसकी तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी जो तुम कीमत अदा कर नहीं पाओगे। उसने बोला मैं हर किस्म की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे बताओ। कहने लगा ठीक है, तुम कीमत अदा करोगे? उसने बोला हाँ मैं करूँगा। बोला ठीक है, तो पहली कीमत तो मुझे अभी अदा करें। तो उसने बोला कितने पैसे? बोला पैसे नहीं, तुम्हारे नाक से और कान से वर्म्स निकलेंगे और वो वर्म्स जितने भी निकलेंगे तुम मुझे दोगे, वो वर्म्स मैं खाऊंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारा ये काम शुरू करूंगा। उस जादूगर का ये बोलना ही था कि इसके नाक से और कान से बाकायदा बड़े बड़े वर्म्स यूँ निकलना शुरू हो गए, उल्टियाँ किए जाए, गलाजत। बहरहाल उसने वो वर्म्स उठाए, एक उसमें ग्राइंडर में डाले, उसको ग्राइंड किया पूरा वर्म्स को और उसको जादूगर पी गया, शरबत की तरह पी गया। अब उसको बोला ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम जाओ, आज से तुम्हारा काम शुरू हो गया। ये चला जाता है घर पे। जब ये घर पे जाता है तो उस प्रोड्यूसर को कुछ होने की जगह इसके साथ कुछ अलग होना शुरू हो जाता है जिसने जादू करवाया। अब कंटिन्यू इसके नाक से और कान से वर्म्स निकल रहे हैं और ये क्या कर रहा था, उस वर्म्स को पकड़ के एक जार में बंद करके उस जादूगर के लिए रख रहा था कि जादूगर ने बोला कि जब तक ये निकलते रहेंगे तुम मुझे देते रहोगे तब तक असर रहेगा। ठीक हो गया। इसने वही किया, बंद किया, जाके दे दिया। अब वो वहाँ पे उसने प्रोड्यूसर पर जादू करना शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर के जिस्म पर जब वो अपनी
कुछ लोगों को बिठा के एक मूवी दिखा रहा था, वही उसकी कि मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ और मैं इसको प्रोड्यूस करने लगा हूँ, ये डायरेक्टर है, ये है वो। उसके जिस्म पर वो वर्म्स स्किन से बाहर निकल रहे थे। तो ये खारिज किया जाए इतना कि अपने जिस्म की चमड़ी उधेड़ना इसने शुरू कर दी। तो लोगों ने बोला भाई इसको तो कोई बीमारी होगी, लोग वहाँ से भाग गए। इसकी मूवी यहीं पे रुक गई और इसका कैरियर ख़राब होना शुरू हो गया। साथ साथ वो जो राइटर था उसका भी कैरियर दांव पे लग गया, क्योंकि उसके नाक और कान से वॉर्म्स आना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब वो जहाँ भी बैठता था उसके नाक से और कान से कंटिन्यू वॉर्म्स आते थे। ये तो फंस गया, इसने बोला ये तो अजाब पड़ गया मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूँ। ये वापस उस जादूगर के पास गया, उसको बोला कि यार ये तुमने तो मेरे लिए अजाब कर दिया है, मुझे अपना जो है ना ये ख़त्म करो। उसने बोला कि मैं ये ख़त्म कर दूंगा तो सोच लो कि उसके पास से भी ख़त्म हो जाएगा, ये तुम दोनों का एक कनेक्शन है आपस में, तुम्हारे ऊपर ख़त्म हुआ तो उसके ऊपर भी ख़त्म हो जाएगा। इसने बोला ये एक अजीब मुसीबत में। बोला जिस पे ख़त्म होना है ख़त्म, जान पहले भाई इसको तुम ख़त्म करो। जादूगर ने कहा ठीक है, और अब तुम एक काम करो, तुम ये लास्ट वॉर्म्स मुझे दे दो जो तुम्हारे पास से अभी निकलेंगे, तो फिर उसके बाद इसका वो हम ख़त्म कर देंगे इसको। ओके, जादूगर का बोलना था तो उसके नाक से बाकायदा सांप के साइज के वर्म्स निकलना शुरू हुए कि उसमें ये इसके नॉस्ट्रल्स फटना शुरू हुए इतने। बहरहाल वो उसको दिए, इसने बोला कि अब तुम्हारा ये जादू ख़त्म हो गया, तुम जाओ। ये चला गया अपने घर। रात को जब सोया तो इसके बेड के अतराफ कुछ अजीबो गरीब चीज़ें चक्कर काटने लगी। ओके, अब वो चीज़ें क्या थीं? वो जादूगर ने जो इसके काम के लिए उस बंदे पर छोड़ी थी, प्रोड्यूसर पर, अब आधे में जादू खत्म किया, अब वो इसके ताबे आ गई और इसके पास आ गई। ओहो, कि अब तो तू हमसे काम करवाएगा, मतलब जो हुक्म मेरे आका। हाँ, अब तो तू मुझसे नहीं, जबरदस्ती काम करवाएगा ये। अच्छा, तो अगर नहीं करवाएगा तो तेरी जान को नुकसान देंगे, लेकिन अब तुम हमसे कोई ना कोई इस तरह का एक काम करवाओगे। ओके, इसने बोला ठीक है, जाओ उस प्रोड्यूसर को मार दो। ठीक है, मज़े की बात, प्रोड्यूसर जो है उसको पता चल गया था कि मेरे ऊपर जादू हुआ है। उसने अपना काट और ये सारी चीज़ें करवा ली थी और बड़ा एक पावरफुल एक अपने ऊपर जो कवर वो करवा दिया। ये चीज़ें उसके पास गई, कुछ नहीं कर सकी उसका। पलट के इसके पास वापस आई, बोला हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमें काम बताओ ना तुमने, नहीं तो फिर हम तुम्हें मार देंगे। अब इसको कुछ सूझा नहीं। इसने बोला कि एक काम करो, वो जो आमिल है जादूगर, उसके पास जाओ, उसके पास की जितनी भी चीज़ें जो उसके कंट्रोल में है उन सबको मेरे पास ले। ठीक है, ये उनको इसके पास ले आए। कहते ना इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी है। जब इनके पास वो सारी चीज़ें आ गई तो वो उनको एज अ कैदी करके ले आए। ओके, ठीक है, उनसे इसने कहा कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म कर दो। कौन सी चीज़ें? जो इससे ज़बरदस्ती काम करवा रही थी। ओके, मतलब जादूगर के पास जो चीज़ें थी उनको इसने बोला कि इनको ख़त्म कर दो। ओके ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, इनकी आपस में हुई लड़ाई, ये चीज़ें आपस में ख़त्म हो गई, दोनों आपस में ख़त्म हो गई। ओके, इसकी जान छूट गई, इसको लगा कि मेरी जान छूट गई है। ये गया जादूगर के पास, उसको कहने लगा देख अब तेरे पास कुछ नहीं, और तेरी इस तरह से ये चीज़ें मेरे पास आई, मेरे ताबे हुई, मैंने उनको एक हुक्म किया, और अब ये मज़े की बात, वो जो जादूगर था वो खुद से इंसान था ही नहीं। वो खुद से इंसान था ही नहीं।
उसने उस राइटर को वहीं पे मार दिया। लेकिन मतलब वो जादूगर फिर आखिर था क्या, चीज़ क्या था? जिन था। ओके ओके, मतलब उसको पकड़ाई भी नहीं हुई इस तरह। वेल, कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का सेशन? एंडिंग थोड़ी बोरिंग थी नहीं? देखो, इन चीज़ों में अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकता। जो स्टोरी पता चली वो स्टोरी बताई। मैं बोलता लड़ाई हुई, वहाँ से वो यूँ शोला आया, यहाँ से वो यूँ आग निकली, यहाँ से वो तीली लगी, तो दिलचस्प बनाने के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, अरे यार इसको कैसे पता चला कि शोला यहाँ से आया, तीली वहाँ से जली। मतलब वो बेहतर है कि स्टोरी भले एंड भले ख़राब हो। ओके, वेल, कैसे लगा आप लोगों को हमारा आज का सेशन? हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट्स में प्लीज़ प्यार, मोहब्बत और फूलों वाली बातें कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होती है। शाहरुख खान, पत्ते झड़ रहे हैं, हवाएं, अच्छा। वेल, आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग। जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, आखिर तक देख रहे हैं और शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब मिलेंगे कल आपसे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। सिया बाय बाय।